एक ऐसी शहर की भाग दौड़ जो कभी थमती ही नहीं। एक माँ जो अपने परिवार को संभालने के लिए जी जान से लड़ रही है, जबकि जिंदगी उसे एक के बाद एक मुश्किल में धकेलती जा रही है। हर दिन एक नई जंग है, हर वक्त का खाना एक नया चैलेंज है, पर रास्ता कितना भी मुश्किल हो जाए, वो अपने हालातों के आगे हार मानने से साफ इनकार कर देती है और अपने हौसले, पक्के इरादे और ढेरों कुर्बानियों के दम पर वो एक ऐसा सफर शुरू करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज के मूवी रिकैप में हम लेकर आए हैं द डम्पलिंग क्वीन, एक माँ के कभी न टूटने वाले हौसले और शांत ताकत की सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है 1976 में। शिन्ही नाम की एक मिडिल एज्ड औरत चीन के किंगदाओ के एक शांत दूर दराज के गांव में अपनी माँ, बहन और 2 छोटी बेटियों के साथ रहती है। उसका पति हांजो दूर चांगशा नाम के शहर में रहता है। उसने जिन्ही से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए इतने सालों से उसे पीछे छोड़ दिया गया था और वो अपनी माँ के घर अपने बच्चे पालती हुई बस इंतजार कर रही थी। पर अब आखिरकार खबर आई थी, उसका पति थाईलैंड में सेटल होने वाला था और वो चाहता था कि वो सब भी वहाँ आ जाएं। जाने की आखिरी रात पूरा परिवार एक आखिरी बार इकट्ठा होता है। वो सब साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं, जो उसकी माँ की सबसे फेवरेट डिश है। माँ उन्हें बड़े प्यार से बनाती है, पर सब मानते हैं कि जिन्ही के बनाए डम्पलिंग्स का स्वाद सबसे बेस्ट है। जाने से पहले एक आंटी उसे चुपके से एक फोन नंबर देती हैं, हांगकांग में रहने वाली उसकी एक कजिन जिनका। वो धीरे से कहती हैं, अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो इससे कांटेक्ट करना। अगले दिन सुबह जिन्ही अपनी बेटियों के साथ चांगशा के लिए निकल जाती है। स्टेशन पर उसका पति हांजो इंतजार कर रहा होता है, पर साथ में उसकी माँ भी होती है। और जो बात उसकी सास कहती है वो जिन्ही की दुनिया उजाड़ देती है। वो कहती हैं, कुछ साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी एक अमीर थाई फैमिली में कर दी थी। वो अब थाईलैंड में अपनी नई पत्नी का बिजनेस संभाल रहा है। उन्हें एक काम वाली की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम उस रोल में उनके साथ जा सकती हो। जिन्ही बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उसे इस दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। उसने सच में भरोसा किया था कि वो और उसकी बेटियां साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। और अब एक शांत से वाक्य ने उसके इस ख्वाब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसी शाम हांजो उन्हें इस पिछड़े शहर के एक छोटे से खाली कमरे में लाता है। वो जिन्ही से डम्पलिंग्स बनाने को कहता है। वो चुपचाप बिना रुके सबके लिए बनाती है और जब वो खा रहे होते हैं तो हांजो अनाउंस करता है कि वो कल थाईलैंड के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जिन्ही बोल पड़ती है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी रह सकती हूँ, पर मैं किसी दूसरी औरत की नौकरानी नहीं बनूंगी। हमें इसके बजाय हांगकांग ले चलो, हम दोनों काम करेंगे, लड़कियों को स्कूल भेजेंगे और साथ मिलकर कुछ नया खड़ा करेंगे। हांजो का जवाब सिर्फ एक गहरी खामोशी होती है। कल वो थाईलैंड जा रहा है, ये उसका आखिरी फैसला है। वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बच्चे उसे आवाज देते हैं, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जिन्ही एक अनजान शहर में 2 बच्चों के साथ बिना किसी प्लान के अकेली खड़ी है। घर लौटने से उसकी माँ का दिल टूट जाता, पर वो यहाँ सरवाइव कैसे करेगी। वो यहीं रुकने और लड़ने का फैसला करती है। सबसे पहले उसे काम चाहिए, पर यहाँ की भाषा अलग है। लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो एक बुजुर्ग कपल की दुकान में जाती है और एक शांत पर हिम्मत भरा कदम उठाती है। वो एक कागज के टुकड़े पर लिखती है, मुझे नौकरी चाहिए। वो उसे प्लास्टिक के फूल जोड़ना सिखाते हैं। वो एक बार देखती है और समझ जाती है। वो औरत मुस्कुराकर उसे तुरंत काम दे देती है। उस रात जिन्ही सोती नहीं है। वो पूरी रात अंधेरे में काम करती है और हर एक फूल तैयार कर देती है। सुबह होते ही वो सब डिलीवर कर देती है। उसे पैसे मिलते हैं, पर तभी उसे बताया जाता है कि फूलों का काम खत्म हो गया है, अब और काम नहीं है। उसका दिल बैठ जाता है, पर तभी उसे राहत मिलती है, क्योंकि एक नया बैच आ गया था गुड़िया असेंबल करने का। वो उस औरत से बात करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के काम ले लेती है। फिर से वो पूरी रात काम करती है। सुबह तक हर गुड़िया तैयार हो जाती है, पर जब वो उन्हें डिलीवर करने वाली होती है तो उसकी छोटी बेटी पैंग अचानक बीमार हो जाती है। उसकी बड़ी बेटी बा आगे आती है और धीरे से कहती है, आप इसके साथ रुको, मैं दुकान पर ले जाऊंगी। पर बा को अभी रास्ते नहीं पता है। वो गलत रास्ते मुड़ जाती है और खो जाती है। काफी वक्त बीत जाता है और जिन्ही परेशान हो जाती है। जब वो खुद दुकान पर जाती है तो उसे पता चलता है कि बा तो बहुत पहले आकर जा चुकी है। वो भागकर घर जाती है। बा वहाँ सेफ होती है, पर डर गुस्से में बदल जाता है और जिन्ही आवाज उठा देती है। तभी उसकी छोटी बेटी धीरे से बोलती है, बा खो गई थी, वो गिर गई और उसे चोट लग गई। और बस गुस्सा तुरंत पिघल जाता है। जिन्ही अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग कपल जल्दी में आते हैं एक अर्जेंट न्यूज के साथ। पुलिस डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए इलाके में आ गई है। वो जिन्ही के पेपर्स देखते हैं और उनके चेहरे उतर जाते हैं। उसका स्टे परमिट एक्सपायर हो चुका है। वो यहाँ 1 घंटा भी नहीं रुक सकती। उसे अभी के अभी हांगकांग के लिए निकलना होगा। जिन्ही उस नंबर को निकालती है जो उसकी आंटी ने दिया था अपनी कजिन जिन का। वो अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करती है और वो चुपके से निकल जाते हैं। वो बुजुर्ग कपल उन्हें चुपचाप पानी के किनारे एक बोट तक ले जाता है। जिन्ही और उसकी बेटियां उन मददगार अजनबियों को अलविदा कहती हैं और एक अनजान शहर की तरफ एक अनिश्चित भविष्य में निकल पड़ती हैं। उन दिनों हांगकांग आसपास के शहरों से ज्यादा डेवलप्ड था।
इसलिए लोग अच्छी जिंदगी की उम्मीद में हर तरफ से गैर कानूनी तरीके से वहां आ रहे थे। इससे शहर पर बहुत प्रेशर था, नौकरियां कम थी और रहने के हालात बहुत खराब और भीड़भाड़ वाले थे। जिन्ही के पेपर्स सही करवाती है और उसे एक ऐसी जगह लाती है जिसे वो फिलहाल अपना घर कह सके। वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर कमरा शेयर किया हुआ था, हर कोना फुल था, पर वहाँ की लैंडलेडी हांग बड़े दिल वाली औरत थी। वो जिन्ही को बिना कोई एडवांस लिए एक कमरा दे देती है और कहती है पहले 3 महीने लो, जब पैसे हों तब दे देना, और नीचे कॉमन किचन को जिन्ही कभी भी यूज कर सकती थी। जिन्ही चुपचाप उनका शुक्रिया अदा करती है और बच्चों को अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह वो नौकरी की तलाश में एक अस्पताल जाती है। जिन्ही अपने गांव में एक नर्स थी। यही एक हुनर था जिस पर उसे नाच था, पर वहां से रूखा जवाब मिलता है। नए रूल्स के मुताबिक हांगकांग के बाहर से आए लोगों के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है। वो रुकती नहीं है, वो हर दरवाजे पर जाकर किसी भी तरह के काम के लिए पूछती है। फिर एक छोटे रेस्टोरेंट के बाहर उसे हायरिंग का नोटिस दिखता है। वो मैनेजर के पास जाती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं स्ट्रांग हूँ, आपको जो चाहिए मैं कर सकती हूँ। वो उसे पीछे ले जाता है। बर्तन धोने की पोजीशन खाली थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, जिन्ही हाँ कह देती है। पर जब वो उस किचन में कदम रखती है तो वहाँ की गंदगी और बदबू देखकर एक पल के लिए उसका सिर घूम जाता है। वो खुद को संभालती है और एक भी बर्तन उठाने से पहले वो पूरी जगह को ऊपर से नीचे तक साफ करती है और फिर काम में जुट जाती है। उसी शाम वो घर आकर अपनी बड़ी बेटी बा से कहती है, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं हर सुबह 6 बजे निकल जाऊंगी, तुम अपनी बहन को टाइम पर स्कूल भेज देना। उसने पहले ही दोनों लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और ये एक छोटी सी चीज भी एक बड़ी जीत लग रही थी। लैंडलेडी हांग ये अच्छी खबर सुनकर जिनको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाती है। जिन खुश है पर प्रैक्टिकल है। एक बर्तन धोने वाली की कमाई से रेंट, खाना और 2 बच्चों का खर्चा मुश्किल से चलेगा। वो बताती है कि उसके मालिक की पत्नी को डायबिटीज है और उन्हें हर सुबह इंजेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि जिन्ही नर्स है तो क्या वो ये काम भी कर सकती है थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए? जिन्ही बिना सोचे हाँ कह देती है और इस तरह उसके दिन फिर से एक शांत और लगातार मेहनत के साथ शुरू होते हैं। हर सुबह वो 4 बजे उठती है। पहले लैंडलेडी हांग के मंदिर के आगे एक छोटी सी प्रार्थना करती है, फिर इंजेक्शन देने जाती है और वहां से सीधे रेस्टोरेंट बर्तन धोने, जब तक कि उसके हाथ दुखने ना लगे। यही अब उसकी जिंदगी है और वो बिना किसी शिकायत के इसे जीती है। एक अंधेरी सुबह जब पूरा शहर सो रहा होता है, वो कॉरिडोर में किसी से टकरा जाती है। वो आदमी उस पर चिल्लाता है, शांत अंधेरे में चुभने वाले कड़वे शब्द बोलता है। तभी पास के एक कमरे से एक हल्की रोशनी आती है। वो आदमी जो बिल्डिंग के कपड़े धोने का काम करता है, वो बिना कुछ बोले अपना लैंप चालू कर देता है ताकि उसे रास्ता दिखे। जिन्ही उसे देखती है और सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपना सिर झुकाती है। अपनी पहली सैलरी मिलने पर जिन्ही एक हिस्सा अलग रखती है और उसे घर बेचती है। किंगदाओ में अपने परिवार के लिए कमाने वाली वो अकेली थी। उसके बिना उसकी माँ और बहन के पास कुछ नहीं होता, पर घर पैसे भेजने का मतलब था कि वो पूरा रेंट नहीं दे सकती थी। वो डरते हुए हांग के पास बचे हुए थोड़े से पैसे लेकर जाती है, पर हांग बस मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे देना जब भी तुम दे सको। अजनबियों के शहर में ऐसी मेहरबानी देखकर जिन्ही को बहुत समय बाद एक अपनेपन का एहसास होता है। बच्चे जब कार्टून देखने आते तो हांग उनके लिए चुपचाप जगह बना देती थी। उस घर में 2 लड़कियां और रहती थीं, जो मॉडल्स बनना चाहती थीं, जो हमेशा हंसी मजाक करती रहती थीं। उस भीड़ भाड़ वाले घर में हर कोई जिन्ही और उसकी बेटियों को प्यार करता था, सिवाय एक आदमी के। वो गुस्से वाला, निकम्मा आदमी था जो अपनी पत्नी की कमाई पर जीता था और हमेशा सब पर शक करता था। उसकी पत्नी थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए रात को काम करती थी और इस बात के लिए वो उसे प्रताड़ित करता था। एक शाम उस पड़ोसी ने, जिसने उस औरत को ट्रैम साफ करने की नौकरी दी थी, उससे सीधे कहा, तेंदुए तुम्हारी पत्नी मेहनती और अच्छी है। वो रात को ट्रैम्स इसलिए साफ करती है क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहती है और कुछ नहीं। जिन्ही ने ये सब सुन लिया। वो उस पड़ोसी के पीछे नीचे गई और धीरे से पूछा, क्या मुझे भी वो नौकरी मिल सकती है? उस आदमी ने उसे देखा और हाँ कह दिया, वो अरेंज कर देगा। ऊपर उसकी छोटी बेटी पैंग कॉरिडोर में उसी गुस्से वाले आदमी से टकरा गई। वो बिना किसी गलती के उस बच्चे पर चिल्ला उठा। बाप अपनी माँ को बुलाने भागी। उस आदमी ने जिन्ही, उसके बच्चों और उनके गांव के बारे में बहुत बुरी बातें कही। जिन्ही चुप नहीं रही, दोनों में बहस हुई। फिर हांग ने आकर उन्हें अलग किया और उस आदमी को आखिरी वार्निंग दी। जिन्ही अपनी बेटियों को सांस लेने के लिए छत पर ले गई। तभी पैंग ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी माँ का दिल तोड़ दिया। हम गरीब हैं, हम गांव से आए हैं और आप रेस्टोरेंट में बर्तन धो दियो। मेरे स्कूल के नए दोस्त बहुत गंदी बातें कहते हैं। जिन्ही ने खुद को संभाला और प्यार से कहा, हम यहाँ नए हैं ना, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, पर बहुत जल्द तुम्हारी माँ को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर सब तुमसे प्यार करेंगे। उसने उन्हें गले लगाया और खुले आसमान के नीचे छत पर उनके साथ हंसने और खेलने लगी। तभी छत के एक छोटे से कमरे से एक आदमी बाहर आया। जिन्ही ने सोचा कि उन्होंने डिस्टर्ब किया तो उसने तुरंत सॉरी कहा, पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जब चाहे ऊपर आया करो, मेरा नाम जांग है और सब मुझे अंकल डिजर्ट कहते हैं। बच्चे एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्यों? क्योंकि मैं मिठाइयां बेचता हूँ, उसने सिंपल जवाब दिया और उन्हें मीठा खाने के लिए अंदर बुलाया।
बच्चों ने उसका सामान उठाने में मदद की और इस तरह एक नई दोस्ती शुरू हुई। जल्द ही शहर नए साल के रंगों से जगमगा उठा। हांगकांग में जश्न का माहौल था। जिन्ही ने बैठकर अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, पर जब उसकी बहन ने लिफाफे पर हांगकांग का स्टैम्प देखा तो वो चौंक गई। जिन्ही अभी तक हांगकांग में क्यों है? वो थाईलैंड क्यों नहीं गई? जिन्ही ने चिट्ठी में एक झूठ लिखा था। उसने कहा कि उसकी सास बीमार हो गई हैं, इसलिए उन्हें देर हो गई। सच लिखने की उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसका पति उन्हें छोड़कर चला गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो अब 3-3 नौकरियां कर रही है ताकि बच्चों का पेट भर सके, कि दिन भर बर्तन धोने के बाद वो रात भर क्रीम साफ करती है और जब वो रात के अंधेरे में बाहर होती है तो होंग उसके बच्चों का ध्यान रखती है। पर न्यू ईयर की शाम पर जिन्ही ने सबके लिए डम्पलिंग्स बनाए। उसके डम्पलिंग्स जो हमेशा सबसे बेहतरीन होते थे, सब इकट्ठा हुए और सबने बड़े प्यार से तारीफ की। वो बुजुर्ग आदमी जिसने उसे ट्रैम की नौकरी दी थी, वो बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया और इस तरह इस प्यारे से काम चलाओ परिवार ने नए साल का स्वागत किया। वक्त बीतता गया और एक दिन रेस्टोरेंट में बर्तन ले जाते वक्त जिन्ही का पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। वो बार बार उठने की कोशिश करती है पर उसका शरीर साथ नहीं देता। उस रात ट्रैम की शिफ्ट के दौरान दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो अंधेरी सड़कों पर धीरे धीरे चलती हुई बिल्डिंग तक पहुंचती है और घुटनों के बल रेंगते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। उसकी बेटियां उसे देख लेती हैं और सबको आवाज देती हैं। हांग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर धीरे से बताता है उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, अब कोई भारी काम नहीं होगा, उन्हें आराम की जरूरत है। जिन्ही डॉक्टर को देखती है और कहती है, मुझे बस दर्द की कोई दवा दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो क्या खाएंगे। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहती है और हांग लड़कियों का ध्यान रखती है। जब जिन्ही आखिरकार घर लौटती है तो वो कई हफ्तों तक हिल भी नहीं पाती। कानून के मुताबिक रेस्टोरेंट को उसे वर्क प्लेस इंजरी का मुआवजा देना चाहिए था, जो उसके परिवार को महीनों तक संभाल सकता था, पर मैनेजर साफ मना कर देता है और उल्टा उसे लालची कहता है कि वो नाटक कर रही है। फिर दूसरा झटका लगता है। ट्रैम कंपनी ने फैसला किया है कि हांगकांग के बाहर के वर्कर्स अब नहीं चाहिए। उनकी रात की नौकरी भी चली जाती है। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खो दिया। कोई इनकम नहीं, कोई रास्ता नहीं और बच्चों को खिलाने के लिए पैसे भी नहीं। वो छत पर जाती है और बालकनी के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी पैंग आती है और एक बच्चे की तरह एक प्यारी सी कविता गाने लगती है। जिन्ही अपनी बेटियों के चेहरे देखती है और पीछे हट जाती है। लड़कियां पूछती हैं, क्या हुआ मम्मा? वो उनके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे लग रहा है मैं हार रही हूँ। पास से अंकल डेजर्ट ने ये सब सुन लिया था। वो बच्चों को प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं, अब से तुम्हारे खाने का ध्यान मैं रखूंगा। जिन्ही टूट जाती है। उसका शुक्रिया शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस शाम वो उनके लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। खाते हुए जिन्ही धीरे से पूछती है, आप ये कहाँ बेचते हो? वो कहते हैं, फेरी टर्मिनल के सामने। बस अगले दिन सुबह वो उसे वहाँ ले जाते हैं। हम हर सुबह 6:30 बजे सेटअप करते हैं। वो समझाते हैं, फ्राइड चिकन, फिश बॉल्स, सूप, सब कुछ होता है, पर यहाँ कोई डम्पलिंग्स नहीं बेचता और तुम्हारे डम्पलिंग सबसे बेस्ट हैं जो मैंने आज तक खाए हैं। ये तुम्हारा बिजनेस है जिन्ही, इसे शुरू करो। वो इस आइडिया को अपना लेती है। पहले वो अपनी अंगूठी बेचती है, फिर एक लॉयर की मदद से वो रेस्टोरेंट से वो मुआवजे के पैसे वसूल करती है जिसे देने से उन्होंने मना किया था। अगले दिन अंकल डेजर्ट उसे एक सेकंड हैंड मार्केट ले जाते हैं। उन्हें एक पुरानी पर मजबूत गाड़ी मिलती है। वो जरूरत का सारा सामान खरीदते हैं, मीट, अंडे, मैदा। अगली सुबह वो धूप निकलने से पहले हार्बर पहुंच जाते हैं। अंकल डेजर्ट सबसे उसकी पहचान करवाते हैं। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लोग एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल जा रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, पर जिन्ही के ठेले पर कोई नहीं रुकता। इस शहर के लोगों ने कभी डम्पलिंग्स नहीं देखे थे, उन्हें नहीं पता था ये क्या है। और जिन्ही, जो अभी भी ठीक हो रही थी, उन्हें आवाज देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी पुलिस आ जाती है और सब भागते हैं। पता चलता है कि टर्मिनल के रास्ते में स्टॉल्स लगाना रूल्स के खिलाफ था। ये कभी कभी होता था, पर जिन्ही का एक भी डम्पलिंग नहीं बिका था। वो मार्केट शिफ्ट होते हैं। वो घंटों वहां खड़ी रहती है। रात हो जाती है पर कोई नहीं खरीदता। जब वो अपने ठेले को देखती है तो डम्पलिंग्स खराब हो चुके होते हैं। वो उन्हें एक एक करके डस्टबिन में डालती है और अब वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो उस बिजी बेरुखी सड़क के बीच में रोने लगती है। सारी मेहनत, सारी उम्मीद उन डम्पलिंग्स के साथ बेकार हो गई थी। वो आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ रही थी। जिन्ही घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटियां अभी तक जाग रही हैं। वो उन्हें प्यार से डांट कर सोने भेजती है और खुद अकेले अंधेरे में देखती रहती है। हांग ये नोट करती है। वो जिन्ही को खाने पर बुलाती है और एक शांत माहौल में एक ऐसी बात कहती है जो जिन्ही को सुनने की जरूरत थी। मैंने भी 0 से शुरू किया था जिन्ही, मेरे पति ने भी मुझे वैसे ही छोड़ दिया जैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा। आज तुम्हारा पहला दिन था। पहले दिन कोई सक्सेसफुल नहीं होता। चलती रहो, मुझे तुम पर भरोसा है और अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे काम पर लगा लेना। मैं तुम्हारे ठेले के पास खड़ी होकर अपनी इस तेज आवाज से कस्टमर्स को बुलाऊंगी। अपने सबसे बुरे दिनों में भी जिन्ही ने खुद को ऐसे लोगों से घिरा पाया जो उसे गिरने नहीं देना चाहते थे और इस बात के लिए वो सच में बहुत शुक्रगुजार थी। अगले दिन सुबह वो फिर से हार्बर पर होती है। वो वेट करती है। तभी स्कूल के बच्चों का एक छोटा ग्रुप वहां आता है। एक्साइटेड होकर वो एक डम्पलिंग ट्राई करते हैं और उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है।
वो सच में तारीफ करते हैं और जिन्ही का दिल उस खुशी से भर जाता है जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। अंकल डेजर्ट अपने ठेले से खड़े होकर सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ ही मिनट्स में भीड़ लग जाती है और फिर से पुलिस आ जाती है। सब भागते हैं और जल्दबाजी में जिन्ही का एक बर्तन जमीन पर गिर जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे उठाता है, उसे वापस देता है और जल्दी से निकलने को कहता है। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग कस्टमर डम्पलिंग्स खाने के बाद एक सुझाव देता है। स्वाद तो अच्छा है पर इसकी परत थोड़ी मोटी है, इसे पतला और स्मूथ बनाओ। वैसे स्ट्रीट फूड कभी परफेक्ट नहीं होता। जिन्ही उन बातों को ध्यान में रखती है। वो घर पर बार बार ट्राई करती है, हर बार हांग को खिलाती है, पर अभी भी कुछ कमी होती है। फिर वो अपने दिमाग से एक नई चीज ट्राई करती है, आटे में नमकीन पानी मिक्स करना। वो फोल्ड करती है, टेस्ट करती है। इस बार ये फ्लॉप था। सेल्स बढ़ने लगती हैं। कुछ ही दिनों में पड़ोस में बात फैल जाती है और उसके डम्पलिंग्स फेमस हो जाते हैं। फिर एक दोपहर लोकल गैंग का बॉस अपने आदमियों के साथ आता है अपना हिस्सा लेने। इलाके के हर वेंडर ने पैसे दिए थे, पर जब उसके एक आदमी ने जिन्ही की बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिन्ही के अंदर कुछ बदल गया। उसने चाकू उठा लिया। बॉस शांत हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक पुरानी याद आई अपनी माँ की। वही आग, वही प्यार जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने प्यार से एक प्लेट डम्पलिंग मांगी। उसने खाया और अपने आदमियों को भी खिलाने को कहा। वो सब हैरान थे। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, सबके पैसे दो, पूरी 20 प्लेट्स के। और जाने से पहले उसने अपनी माँ के बर्थडे के लिए 500 डम्पलिंग्स का ऑर्डर दिया। जिन्ही ने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर एक दिन पुलिस वापस आती है और इस बार वो सिर्फ वेंडर्स को भगाती नहीं बल्कि अरेस्ट करती है। ठेले और सारा सामान गाड़ियों में डाला जाता है। ऑफिसर समझाता है टर्मिनल का रास्ता ब्लॉक करना एक जुर्म है, इसका नतीजा भुगतना होगा। जिन्ही की बेटी बहस करने लगती है पर जिन्ही उसे रोकती है। वो ऑफिसर की तरफ मुड़ती है, बिल्कुल शांत होकर कहती है, हमें सजा दो, हम तैयार हैं, पर हमारे बच्चों के स्कूल बैग्स उन ठेलों में हैं। प्लीज उन्हें निकाल दो। मैं इन सड़कों पर खाना इसलिए बेचती हूँ ताकि मेरी बेटियां स्कूल जा सकें, वो कुछ बन सकें। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ हूँ। उसकी आवाज कांप जाती है। ऑफिसर हुआ उसे देखता है। उन सब थके हुए आम लोगों को देखता है जो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबको छोड़ देता है और फिर एक ऐसी चीज करता है जो किसी ने नहीं सोची थी। वो उन्हें टर्मिनल पर सही तरीके से और लाइन में बेचने की परमिशन दे देता है। जाते वक्त वो एक औरत को देखता है जिसका बेटा बीमार है। वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता है। सारे वेंडर्स उसे देखते रह जाते हैं। अगले दिन सुबह ऑफिसर हुआ टर्मिनल आता है। जिन्ही को लगता है कि वो लेट तक दुकान खुली रखने के लिए डांटने आया है, पर हुआ मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। वो डम्पलिंग्स के लिए आया था। वो कहता है कि सब इसके बारे में बात कर रहे थे। वो एक खाता है, फिर दूसरा और तारीफ करता है। वो बताता है कि उसके गांव किंगदाओ में डम्पलिंग्स रोज का खाना थे, पर इस शहर में कहीं नहीं मिलते। जिन्ही ऊपर देखती है, मैं भी किंगदाओ से हूँ, वो कहती है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है, अपने पुराने गाँव की एक याद। वो अपने बच्चों के लिए एक बड़ा पार्सल पैक करवाता है, पैसे देता है और चला जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। पुराना हार्बर टर्मिनल अब बंद हो चुका है। उसके दिन पूरे हो गए। जिन्ही अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए एक छोटी सी हैंड रिटन नोट छोड़ती है, मुझे अम्यूजमेंट पार्क में ढूंढे। और वहाँ अब उसकी एक प्रॉपर दुकान है, एक रियल शॉप। बाहर लंबी लाइन लगी होती है। एक दोपहर एक जापानी आदमी एक्साइटेड होकर अंदर आता है। वो एक बाइट लेता है और रेगुलर कस्टमर बन जाता है। एक दिन जिन्ही को ऑफिसर हुआ अपने बच्चों के साथ नूडल्स ढूंढते हुए मिलता है। वो उसे अपनी नई दुकान के बारे में बताती है और साथ चलने को कहती है। वो आते हैं। कुछ समय बाद वो हुआ और उसके बच्चों को घर पर बने खाने के लिए बुलाती है। उसकी बेटी अपने प्लेट से देखते हुए धीरे से कहती है, जब से मम्मा गई है हमने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। हुआ की पत्नी नहीं है, वो भी जिन्ही की तरह अकेले बच्चों को संभाल रहा है। कुछ दिन बाद वो उसकी दुकान पर एक फॉर्म लेकर आता है, एक स्विमिंग प्रोग्राम का एडमिशन पेपर। वो चाहता है कि वो सब साथ में अपने बच्चों का नाम लिखवाएं। 1 साल बाद जिन्ही अपनी बेटियों को गांव में अपनी माँ से मिलवाने ले जाती है। इतने सालों से उसकी माँ को लगता था कि वो एक सरकारी अस्पताल में काम कर रही है, हांगकांग में अपने पति और सास के साथ एक अच्छी और सेफ जिंदगी जी रही है। उस दिन पहली बार जिन्ही उन्हें सच बताती है कि उसका पति उसी दिन छोड़कर चला गया था, जिस दिन उसने घर छोड़ा था कि ये साल गिरने और उठने, थकान और लगातार मेहनत से भरे थे और उसने अपने हाथों से जीरो से ये सब बनाया है। उसकी माँ बिना कुछ बोले बस रोती रहती है। हांगकांग वापस आकर जिंदगी एक शांत रिदम में चलने लगती है। घंटों डम्पलिंग्स फोल्ड करने के बाद जिन्ही जब थेक हुए हाथों के साथ घर आती तो होंग उसके पास बैठती और बिना कहे उसके हाथों की मालिश करती। फिर एक नई प्रॉब्लम आती है। पार्क के पास की दुकानें कुछ समय के लिए रेनोवेशन की वजह से बंद होने वाली थीं। जिन्ही डिसाइड करती है कि इस बीच वो घर पर डिलीवरी करेगी। वो होंग से फोन यूज करने के लिए पूछती है। होंग बिना सोचे हाँ कह देती है और घर से भी ऑर्डर्स लगातार आने लगते हैं। एक शाम हांग वही बात कहती है जो सब सोच रहे थे। ऑफिसर हुआ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे बच्चे, उसके बच्चे सब मिलकर एक रियल फैमिली बन सकते हैं और तुम एक अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो। इस बीच हुआ जिन्ही की बड़ी बेटी बात से चुपके से पूछता है, तुम्हारी माँ अपने ऑफ डेज पर कहाँ जाती हैं? शमशान। बस सिंपल जवाब देती है। हुआ वहाँ जाता है। वो जिन्ही को ढूंढता है और पूछता है, इस पूरे शहर में यहाँ क्यों? वो आसपास की शांति को देखती है और कहती है,
जब दिन खत्म हो जाता है और मेरे पास थोड़ा शांत वक्त होता है तो ये सबसे पीसफुल जगह है जो मुझे पता है। हुआ उसके पास बैठता है। वो बताता है कि वो अपने बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है, अच्छे स्कूल्स और बेहतर जिंदगी के लिए। और फिर वो कहता है कि वो उसके बच्चों को भी ले जाना चाहता है। जिनी समझ जाती है कि वो सच में क्या कह रहा है। वो उसे देखता है और प्यार से बोलता है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें टर्मिनल पर देखा करता था। दिन भर खड़े रहने के बाद तुम उस पिलर के सहारे थकी हुई खड़ी रहती थी, सोचती हुई, आखिरी फेरी का वेट करती हुई कि क्या तुमने बच्चों के लिए काफी कमा लिया है। मैं पीछे खड़ा होकर तुम्हें देखता था और सोचता था, मेरे बच्चों को इस जैसी माँ की जरूरत है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिन्ही उस हाथ को देखती है पर उसे नहीं पकड़ती। फिर एक दिन एक यंग औरत जिन्ही की दुकान पर एक मैसेज लेकर आती है। उसकी बॉस उससे मिलना चाहती है। जिन्ही उसके साथ ऑफिस जाती है और वहां वो एक पुराने चेहरे के सामने होती है। वो जापानी कस्टमर जो उसका सबसे लॉयल रेगुलर कस्टमर बन गया था। वो सीधे पॉइंट पर आता है, हम एक बड़ी सुपरमार्केट चेन चलाते हैं, हम सब कुछ बेचते हैं और हम आपके डम्पलिंग्स भी बेचना चाहते हैं, पर उनकी क्वांटिटी पूरी करने के लिए उसे एक फैक्ट्री की जरूरत होगी, एक रियल फैक्ट्री। जिन्ही बिना हिचकिचाहट के हाँ कह देती है। वो उन सब के साथ अपनी फैक्ट्री खोलती है जिन्हें वो प्यार करती है। प्रोडक्शन तेज करने के लिए एक छोटी सी टीम रखी जाती है, पर जिन्ही हर दिन वहां होती है, हर चीज पर खुद नजर रखती है। इस बीच ऑफिसर हुआ अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। वो उसे कनाडा का इमिग्रेशन फॉर्म लाकर देता है। वो अभी भी चाहता है कि वो उसके साथ चले। वो उसे और उसके बच्चों को आखिरी बार घर पर खाने के लिए बुलाती है और उसे प्यार से पर क्लियर शब्दों में कहती है, उसका बिजनेस यहाँ है, उसका फ्यूचर यहाँ है। कनाडा वो रास्ता नहीं है जिस पर वो चल सकती है। पर जब वो जाने लगता है तो वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक लंबे शांत पल के लिए उसे जाते हुए देखती है। एक सुबह फैक्ट्री में वो देखती है कि उसके स्टाफ ने डम्पलिंग्स की परत बहुत मोटी और ड्राई बना दी है। वो बिना सोचे पूरे बैच को फेंकने का ऑर्डर दे देती है। उस दिन सुपरमार्केट की डिलीवरी मिस हो जाती है। उसे नुकसान होता है, पर वो पीछे नहीं हटती। क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बात फैल जाती है और सुपरमार्केट्स और चेन्स के कॉल्स आने लगते हैं। हर कोई अपने शेल्फ्स पर उसके डम्पलिंग्स चाहता है। जिन्ही हाँ कहती है, पर एक शर्ट पर पैकेजिंग और नाम उसका होगा। और इस तरह उसके डम्पलिंग्स पूरे देश में फैल जाते हैं। हर सिटी में हर बॉक्स पर उसका नाम होता है। फिर फोन बजता है, गांव से कॉल था, जल्दी घर आओ। जिन्ही जब पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ अब नहीं रही। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। वो माँ जो आखिरी वक्त तक पूरा सच नहीं जान पाई थी, वो माँ जो सच सुनकर बिना शब्दों के रोई थी, वो अब चली गई थी। पर जिन्ही खुद को फिर से संभालती है, जैसा वो हमेशा करती आई है। वो एक और बड़ी फैक्ट्री खोलती है। अब आटा गूंथने का भारी काम मशीन्स करती हैं। वो काम जो पहले उसके हाथों को दर्द से भर देता था। हांग हंसती है और कहती है, मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे हाथों की मालिश करने की जरूरत नहीं है। जिन्ही मुस्कुराती है और कहती है, नहीं। हांग आगे बढ़कर जिन्ही के हाथों में कुछ रखती है। वो छोटा सा मंदिर जिसके आगे जिन्ही हर अंधेरी सुबह शहर के जागने से पहले प्रार्थना करती थी। उसके हर मुश्किल दिन का एक हिस्सा जो उसने सरवाइव किया था। एक दोपहर घर जाते वक्त जिन्ही सड़क के किनारे एक कमजोर बुजुर्ग आदमी को देखती है जो खाली बॉटल्स इकट्ठा कर रहा था, झुका हुआ और थका हुआ। वो अपनी गाड़ी धीमी करती है, पास से देखती है और उसका दिल बैठ जाता है। वो अंकल डेजर्ट थे। वो सालों पहले कहीं चले गए थे और उनका कांटेक्ट टूट गया था। वो उनका हाथ पकड़ती है और सीधे फैक्ट्री लाती है। वो उन्हें बिठाती है और कहती है, अब आप हमारे साथ रहोगे। आज से आपका ध्यान मैं रखूंगी, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अंधेरा था, आप मेरे साथ एक पिता की तरह खड़े थे। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। वो उनके सामने डम्पलिंग्स की एक प्लेट रखती है और फिर वही सवाल पूछती है जो वो हमेशा सोचती थी, क्या इनका स्वाद अब भी वैसा ही है? अंकल डेजर्ट एक बाइट लेते हैं, कुछ देर सोचते हैं, फिर ऊपर देखकर कहते हैं, बेहतर, ये पहले से भी ज्यादा अच्छे हैं। एक दोपहर जिन्ही एक बच्चे को सड़क पर बर्गर खाते हुए देखती है। वो फैक्ट्री में सबके लिए बर्गर खरीदती है और उन्हें इकट्ठा करके कहती है, ये एक अमेरिकन फूड है और ये हमारे शहर तक पहुंच गया। यही मैं अपने डम्पलिंग्स के लिए चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया के हर शहर में पहुंचे। उसकी बेटी मुस्कुराती है और एक आइडिया देती है। उसके दोस्त की कंपनी फ्रोजन फूड डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशलाइज करती है, जो एक देश के फ्लेवर्स को पूरी दुनिया में भेजती है। जिन्ही सुनती है और हाँ कह देती है। डील साइन होती है और डम्पलिंग्स इंटरनेशनल हो जाते हैं। लॉन्च के दिन जिन्ही सबके सामने खड़ी होती है और दिल से बोलती है, आज एक ख्वाब सच हुआ है और मैं हर एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाने में मदद। वो उस बुजुर्ग कपल का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने एक अनजान पर भरोसा किया और उसे इस शहर तक पहुँचाया। वो अपनी कजिन जिन का शुक्रिया अदा करती है जिसने उसके पेपर्स सही करवाए और उसे एक शुरुआत दी। वो हॉन्ग का शुक्रिया अदा करती है, उसकी लैंडलेडी, उसकी प्रोटेक्टर, हर तरह से उसकी बड़ी बहन। वो उस बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा करती है जिसने उसे ट्रैम की नौकरी दी, जिसने उसके मुश्किल दिनों में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जोड़ी। और फिर वो अंकल डेजर्ट के बारे में बोलती है। जब मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, जब मैं सब छोड़ने के लिए तैयार थी, उन्होंने उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने मुझे वो आइडिया दिया जिससे ये सब शुरू हुआ। वो मेरे साथ एक साये की तरह, एक पिता की तरह हर मुश्किल दिन में खड़े रहे। वो ऑफिसर हुआ का भी शुक्रिया अदा करती है।
वो इंसान जिसने उन्हें भगाने के बजाय टर्मिनल पर खड़े होकर बेचने की परमिशन दी। अगर उनका वो एक मददगार कदम ना होता तो इसमें से कुछ भी आज मौजूद नहीं होता। स्पीच के बाद वो अपनी बेटियों को वापस हार्बर ले जाती है, वहां जहां से सब शुरू हुआ था। वो उन यादों में खोती है, वो स्कूल के बच्चे जो सबसे पहले खरीदने आए थे, वो पुलिस को देखकर भागने के दिन, वो बुजुर्ग आदमी जिसने कहा था परत बहुत मोटी है, इसे स्मूथ करो। वो उस पिलर को ढूंढती है जिसके सहारे वो एक लंबे दिन के बाद खड़ी होती थी, अपनी पीठ को उस ठंडे कंक्रीट से टिकाए, आखिरी फेरी का वेट करती, कॉइंस गिनती हुई कि क्या ये काफी होगा। वो आज वहां खड़ी है और सोचती है कि एक इंसान कितना नीचे गिर सकता है और कितना ऊपर उठ सकता है। जिंदगी आपसे क्या छीन लेती है और चुपके से क्या वापस दे देती है, कि कैसे प्यार और मजबूरी में बनी डम्पलिंग्स की एक प्लेट एक औरत को पूरी दुनिया की सैर करवा सकती है। वो तीनों उस पिलर के पास खड़ी होती हैं और खुशी और कृतज्ञता के साथ खुलकर रोती हैं। ये एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी थी जो एक अनजान शहर में 2 बेटियों और बिना किसी चीज के आई थी और जिसने अपने डम्पलिंग्स को पूरी दुनिया में पहुंचाया। इसलिए उसे एक ऐसा टाइटल मिला जो उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, डम्पलिंग क्वीन। 2019 में उनका निधन हो गया, पर उनका नाम चीन के इतिहास में और उन सबके दिलों में सोने के अक्षरों में लिखा है जिन्होंने उनके डम्पलिंग्स टेस्ट किए और उन सबके दिलों में जिन्होंने कभी हार मानने से इनकार किया।